चलो तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ गए? एग्जाम्स चल रहे बेटा, आराम कर लो। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन में हमने कहाँ डिस्कस कर लिया था? पोटेंशियल तक डिस्कस कर लिया था ना। पोटेंशियल के बारे में सबको पता चल गया। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल? व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? स्क्रीन शेयर में कर देता हूँ, 1 मिनट। देखो गॉस लॉ पे सवाल आते हैं, सबको पता चल जाना चाहिए। अब तक गॉस लॉ को हमने इतनी शिद्दत से पढ़ा है तो उसका हमें कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलना चाहिए एग्ज़ाम में। एक सवाल पक्का निकलता है गॉस लॉ से, एक सवाल आपका निकलता है पोटेंशियल से और पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गॉस लॉ आपका इम्पॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी इम्पॉर्टेंट है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 1-2 सवाल आपके डाइपोल से भी निकल जाते हैं। डाइपोल के बारे में सबको अच्छे से पता ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं, है ना। डाइपोल के बारे में सब जानते हो ना अच्छे से। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना। डाइपोल के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो डाइपोल में हमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक्स आपको घुमा फिरा के फिर से वापस रिपीट हो रहे हैं, अब आपको एक चीज़ दिमाग में बैठनी चाहिए कि एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर को सेट करता है ना। जो टॉपिक्स हम रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कराने का मेन मोटो क्या होना चाहिए? किसी भी चीज़ को जब आप रिवाइज करते हो तो रिवीजन का मेन मोटो यही होता है कि वो जो टॉपिक्स हैं आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि वो एग्ज़ाम के पेपर को किस तरह से सेट करता है ना। रिवीजन करने से बच्चों को यही पता चलता है कि जो पेपर सेट करना है या जो भी एग्जामिनर आपका पेपर बना रहा है वो किस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आपके पेपर को सेट करता है, ठीक है। अगर वो चीज़ आपको एक बार समझ आ गई तो फिर आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो, है ना। तो उस लेवल तक आपको पहुंचने के लिए मैं आपको एकदम फैक्ट चीज़ें बता रहा हूँ, जो चीज़ें एक्सपीरियंसड है वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर आपको उस लेवल तक पहुँचना है कि आप जान सको कि एग्ज़ामिनर क्या सोचता है, एग्ज़ामिनर के मन में क्या होता है जब वो पेपर को बनाता है ना, एग्ज़ामिनर के मन में क्या होता है जब वो पेपर को सेट करता है। अगर आप उस लेवल को रीच करना चाहते हो, उस लेवल तक आप पहुँचना चाहते हो, तो आपको एक बात पता चलनी चाहिए कि you have to revise your entire subject at least 3 to 4 times. This is must, ठीक है। एंटायर टॉपिक जो भी आपका होता है, हर टॉपिक आपका 3 से 4 बार रिवाइज होना चाहिए, जिसमें से सेकेंड रिवीजन तो अभी हमारा चल रहा है। एक बार हम उस चीज़ को पढ़ चुके हैं और सेकेंड टाइम हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। और इसके बाद जब आप थर्ड या फोर्थ रिवीजन करते हो तो आपका जो टाइम है वो कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो पहली बार आपने किसी चैप्टर को पढ़ा और आपको उस चैप्टर को पढ़ने में लगे 8 घंटे लगे, सपोज करो, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने में। दूसरी बार जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको लगना चाहिए 5 से 6 घंटे उस चैप्टर को रिवाइज करने में। जब आप उसको तीसरी बार पढ़ते हो वही चैप्टर को, तो ये टाइम और रिड्यूस होना चाहिए 3 से 4 घंटे पे, है ना। और जब आप चौथी बार उस चीज़ को रिवाइज करते हो तो वो 1 से 2 घंटे पे आ जाता है, ठीक है। तो इस 8 घंटे की जर्नी को आपको किस में लेके आना है? 1 से 2 घंटे के बीच में लेके आना। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कम से कम 4 रिविजन्स देने पड़ेंगे पर टॉपिक, ठीक है। जब तक आप 3 से 4 बार उसको रिवाइज नहीं करोगे तो होता क्या है, आप कई चीज़ें भूलने लग जाते हो। जब कई चीज़ें आपके दिमाग से निकलनी चालू हो जाती है तो फिर उसके बाद रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 4th रिवीजन के बाद आपका एक टॉपिक को कवर करने में 1 घंटा लगना चाहिए, 1 से 2 घंटे के बीच में। तो जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो
तो आप एंटायर सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। जैसे आपके पूरे सब्जेक्ट में फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 1 में आपके चैप्टर्स हैं 8, है ना, 8 चैप्टर्स आपके पार्ट 1 में, है ना। और सिमिलरली पार्ट 2 में भी आपके कुछ इतने ही चैप्टर्स हैं, 7 या 8 के अराउंड, है ना। तो मान लेते हैं आपके 16 चैप्टर सपोज करो टोटल है, ठीक है। और अगर आपने हर टॉपिक को 3 से 4 बार रिवाइज किया है तो आपको ये 16 चैप्टर्स करने में मात्र 16 घंटे लगने चाहिए, 16 से 24 घंटे के बीच में। मतलब एक दिन में आप एक सब्जेक्ट को रिवाइज अच्छे से तब कर पाओगे जब आपका पूरे सब्जेक्ट का 4 बार रिवीजन हो चुका होगा, है ना। तब आप इस लेवल पे पहुंचोगे, ठीक है, तब आप इस लेवल पे पहुंचोगे। और ऐसा आपका साथ हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। ऐसा मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो इस लेवल पे आपको हर सब इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पहुंचना है कि वो आपका जो सब्जेक्ट है आप एक दिन में कवर कर सको पूरा सब्जेक्ट, है ना। डेफिनेटली आप लोग रीच करोगे जिस हिसाब से हम अभी एफर्ट कर रहे हैं और जिस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि हमें इतने रिविजन्स करने हैं, कोर्स तो ख़त्म करना ही है, और उसके अलावा हमारे रिविजन्स भी इतने हो जाने चाहिए कि अगर मैं एक चैप्टर को रिवाइज करने बैठूँ तो एक चैप्टर के लिए मेरे को सिर्फ 1 से 2 घंटे ही लगने चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगना चाहिए। इतना लेवल मेरा हो जाना चाहिए, है ना। इस लेवल तक हमें रीच करना है। जब तक हम इस लेवल तक नहीं रीच करते तब तक हमें पढ़ते रहना, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। तब तक आपको स्टडी करते ही रहना है, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं सर जो पूछते हैं सर हमें बताओ कि हम कितना पढ़ें, हमें इतना तो पढ़ते जा रहे हैं और कितना पढ़े। तो मैंने एक बेंचमार्क आप लोगों के लिए सेट कर दिया है। जब तक आपसे दिल से आवाज़ नहीं आ जाए कि एक चैप्टर मेरा 1 से 2 घंटे में रिवाइज हो जाता है अच्छे से कंप्लीटली सारे कंसेप्ट्स के साथ, तब तक आपको पढ़ना है। उस चैप्टर को आप इतना कंसाइजली पढ़ो, इतना कंसाइजली पढ़ो कि आपको एक चैप्टर को रिवाइज करने में 2 घंटे से ऊपर नहीं लगना चाहिए टाइम। उस लेवल तक आपको रिविजन करना है। अब मेरी बात आप समझ गए हो। इसका कोई वो नहीं है कि कब तक पढ़ना है, वो चैप्टर को आपको तब तक पढ़ना है जब तक आप इस लेवल पे रीच नहीं होते, ठीक है। चलो, तो इतनी बात अगर हमें क्लियर है तो हम आगे चलते हैं अपने रिवीजन वाले पार्ट की तरफ। और रिवीजन का इतना इंपॉर्टेंस है ना, मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों। रिवीजन एक ऐसी चीज़ है, किसी भी चीज़ को जब हम रिवाइज करते हैं, है ना, रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट करेगी, इतना बूस्ट करेगी। एक बच्चे को जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना सब्जेक्ट में, वो उसको रिवीजन से ही मिलता है, ठीक है। जितनी बार आप उसको रिवाइज करोगे उतना आपका वो पक्का होते जाएगा, ठीक है। तो कई बच्चे बोलते हैं ना कि हमने तो एक बार पढ़ लिया, हमारे को तो सब आता है। वो बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। दैट इज़ योर फेक कंसेप्ट, है ना। अब आपको पता चल गया होगा, ये जो फेक कंसेप्ट्स होते हैं वो यही होते हैं कि एक बार पढ़ने पे कोई भी 30 मार्क खान नहीं है जिसको एक बार पढ़ने पे सब कुछ आ जाए, ठीक है। ओवरऑल सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना ही पड़ेगा, है ना। प्रॉपर रिविजन्स आपको लेने ही पड़ेंगे, तभी आपको वो चीज़ पक्की होती जाएगी। जो बच्चे बोलते हैं कि मेरे को एक बार पढ़ने में सब कुछ आ गया, अब मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ द फेक कंसेप्ट। इससे आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। सक्सेस आपको तब मिलेगा जब आप उस चैप्टर को, एंटायर कोर्स को आप 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करोगे। और अगर आपके पास और टाइम बचता है तो आप 4 टाइम को भी इंक्रीज करके 6 से 7 टाइम्स भी कर सकते हो। जितने ज़्यादा आपके रिविजन्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती जाएगी, है ना। आप सभी ने थर्मोडायनेमिक्स में एक साइकिल सब लोग पढ़ के आए हो जिसको बोलते हैं कार्नो साइकिल, है ना। कार्नो इंजन हम सब ने पढ़ा हुआ है। कार्नो इंजन का मतलब है जिसकी एफिशिएंसी 100%। हालांकि ऐसा कोई इंजन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको स्टडी करते हैं। हम इसकी स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल पड़ सके, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा जो असली इंजन है, असली इंजन हमारा इस इंजन के कितने करीब पहुंच गया है ना। असली इंजन जो हमने डिज़ाइन किया है वो इस इंजन के कितने करीब पहुंच गया है। तो यहाँ पे जो कार्नो इंजन है वो है आपका सिलेबस, ठीक है। सिलेबस है आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। और ये जो इंजन हम डिज़ाइन कर रहे हैं ये आप, ठीक है, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। तो जब आप रिविजन्स के इसमें फ्यूल डालोगे, फ्यूल आप किस फॉर्म में डालोगे, रिविजन्स के फॉर्म,
रिविजन्स के फॉर्म में जब आप इस इंजन में फ्यूल डालोगे तो आपका इंजन कितने % एफिशिएंट हुआ है वो हमें पता चल जाएगा जब हम इसको सिलेबस से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस इज योर कार्नो इंजन एंड द रिवीजन इज द फ्यूल विच यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स, आई कैन से इट एज अ इनपुट, और इसके बाद जो आपके रिजल्ट आता है दैट इज योर आउटपुट, ठीक है। तो आपको इतने रिविजन्स करना है, इतना फ्यूल करना है, इतना फ्यूल डालना है इसमें इंजन में कि आपका इंजन 100% तो एफिशिएंट होना पॉसिबल है कि नहीं है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन आप अचीव कर सकते हो उसको, ठीक है। अभी आप लोगों ने नीट के रिजल्ट्स भी देखे होंगे, इस बार नीट में गजब चीज़ हो गई। नीट में देखा होगा आपने 720 में से 720 नंबर स्कोर किए बच्चों ने, और जिन बच्चों ने ये स्कोर किया है उनके मुंह से आप लोग सुन लेना, मैंने आपको शेयर भी कर दिया था वो वीडियो, उनके मुंह से उन्होंने बोला है कि एनसीईआरटी की हेल्प से ही हम इस सक्सेस तक पहुंच पाए। हमने जो ये सक्सेस पाई है, इस सक्सेस के पीछे एक ही कारण था कि हमने एनसीईआरटी को इतना करीबी से, इतना बारीकी से पढ़ लिया था कि हमें उसका वर्ड टू वर्ड, हमें उसका लाइन टू लाइन का एक एक मीनिंग पता था। जब आप एनसीईआरटी को इतना डिटेल में पढ़ोगे, आपको उसका लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एक एक मीनिंग पता होगा, तो आप इजीली सक्सेस को अचीव कर जाओ, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो नीट में बच्चा टॉपर आया है उस बच्चे के मुंह से आप सुन लेना, उसने एनसीईआरटी का ही नाम दिया है और इसके बाद उसने प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स का नाम दिया है। इसके अलावा उसने कोई तीसरी बात नहीं बोली है, उसने बोला है बस मैं इसी को रिवाइज करता था, एनसीईआरटी को बार बार रिवीजन करता था और प्रीवियस ईयर के पेपर्स बार बार सॉल्व करता था। इतना करने के बाद अगर बच्चा फुल मार्क्स ला सकता है तो आप सोचो, अल्टीमेटली आपको अपना एफर्ट ही देना है, ठीक है। तो मेरी बात आप लोग अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है भाई, समझ आ रही है ना सबको। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो, तो हम लोग पहुंच गए थे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो मैं एक चार्ज को उठा के लाया इन्फिनिटी से मैं किसी चार्ज को उठा के लाया, मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। क्या इसको इन्फिनिटी से उठा के लाने में मैंने कोई वर्क डन किया? आप लोग ही बताओ। क्या मैं जब इसको इन्फिनिटी से उठा के लाया किसी चार्ज को और इसको उठा के यहाँ पे ला के रख दिया, तो क्या मैंने कोई वर्क डन किया कि नहीं किया? बताओ, वेदर आई हैव डन सम वर्क और नॉट? नो, कोई भी वर्क डन मैंने नहीं किया, क्योंकि इस प्रेजेंस में यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अभी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। 1 कूलम का सपोज करो मैं चार्ज उठा के लाया, मैंने यहाँ पे ला के रखा। अब मैं दूसरा एक चार्ज उठा के लाया 2 कूलम का, और मैंने उसको उठा के ला के यहाँ पे रख दिया। ऐसे रखा कि इन दोनों के बीच का गैप है 1 मीटर और ये चार्ज का वैल्यू है 2 कूलम। अब क्या मैंने इस चार्ज को उठा के लाने में कुछ वर्क किया कि नहीं किया? बताओ। इस चार्ज को जब मैं उठा के लाया, क्या मैंने वर्क किया? यस, मैंने वर्क डन किया, बिल्कुल सही जवाब, मैंने वर्क डन किया। अब मैंने वर्क डन कितना किया? तो मैंने वर्क डन इतना किया, इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा था इनटू इस चार्ज की वैल्यू, इतना वर्क डन मैंने किया, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा था? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज विल बी KQ अपॉन R, विच इज K इंटू 1 कूलम अपॉन डिस्टेंस इज 1 मीटर। इसको जब मैं चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा विच इज योर 2 कूलम, तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा जितना वर्क डन मैंने इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पे उठा के लाने में किया। फिर मैं किसी तीसरे चार्ज को उठा के लाया, सपोज करो ये 3 कूलम का चार्ज है, अब मैं इसको इस पाथ से उठा के ला रहा हूँ, कहीं से भी लेके आ रहा हूँ, और ऐसे ला के मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया, ऐसे रखा सच दैट इन दोनों के बीच का गैप है 1 मीटर और ये 3 कूलम का चार्ज है। अब इसके लिए वर्क डन अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि मैंने कितना वर्क डन किया, तो सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालूंगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे ये सब डिस्टेंस पता होने चाहिए, मुझे पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से भी निकालना पड़ेगा, मुझे पोटेंशियल ये वाले चार्ज की वजह से भी निकालना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस हमारी आ जाएगी √2 टाइम्स √2 मीटर। तो दोनों चार्जेस की वजह से पहले मैं पोटेंशियल निकालूंगा, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज, है ना। जब दोनों की वजह से पोटेंशियल को मैं ऐड करूँगा और उसको जब मैं यहाँ पे जो चार्ज मैंने प्लेस किया उससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा ये थर्ड चार्ज को यहाँ पे ला के रखने में। अच्छा, सिमिलरली मैं एक चौथा चार्ज उठा के ला रहा हूँ जो 4 कूलम का चार्ज है, और उसको भी मैं उठा के ऐसे ला के यहाँ पे रख रहा हूँ।
सच दैट कि इस चार्ज का यहाँ से भी डिस्टेंस और यहाँ से भी डिस्टेंस दोनों तरफ से सेम है और ये एक स्क्वायर अरेंजमेंट फॉर्म कर रहा है ना। तो इस चार्ज के लिए मुझे वर्क डन निकालना है कितना होगा, तो इस चार्ज के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा। अब देखो इस चार्ज पे 3 चार्जेस का पोटेंशियल लग रहा है, एक तो फर्स्ट वाले चार्ज का, एक सेकेंड वाले चार्ज का और एक थर्ड वाले चार्ज का। तो तीनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल लगेगा V1 + V2 + V3, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा इस चार्ज से विच इज़ 4 कूलम, तो मुझे इसका वर्क डन पता चल जाएगा। अब हम सबको पता है कि ये जो भी वर्क डन मैं कर रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के प्रेजेंट में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जितने भी इलेक्ट्रिक वाले पार्ट है सब कंजर्वेटिव होते हैं, है ना। कंजर्वेटिव इनका नेचर होता है। और कंजर्वेटिव में क्या होता है, जितना भी आपका टोटल वर्क होता है दैट इज W1 + W2 + W3 + W4, ये सारा का सारा आपका स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, सारा का सारा वर्क डन आपका किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ से वो हमें पूछ सकता है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो आप सबका वर्क डन इंडिविजुअली ऐड कर दोगे और जो नेट वर्क डन होगा उतना ही एनर्जी ये सिस्टम का होगा। कई बार हमें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और दिस कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन द फिगर। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, जिसको मैं इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे लाके रख रहा हूँ, और नेट वर्क डन जो भी आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आप स्टोर कर लोगे। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा, इसमें तरह तरह के अरेंजमेंट्स आपसे पूछ लेता है। कई बार वो ट्राइंगल अरेंजमेंट फॉर्म कर देता है, कई बार वो स्क्वायर अरेंजमेंट फॉर्म कर देता है, कई बार वो हेक्सागन फॉर्म कर देता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट वो आपसे पूछ लेता है, और सिंपल ऐसा ही पूछेगा जो ज्योमेट्रिकली बहुत फिजिबल हो, है ना। ट्राइंगल में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो जनरली आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल के क्वेश्चन पूछ लेगा, जिसमें आपका कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ईजी हो जाए। स्क्वायर पे अगर पूछेगा तो स्क्वायर का तो सब कुछ ही सिमेट्रिकल होता है, इसमें तो क्या ही दिक्कत है। अगर हेक्सागन पे पूछेगा तो हेक्सागन में भी आपको सिंपल वाले डायमेंशंस ही देता है वो, है ना। डायमेंशंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, 1 1 1 1 दे देगा या 2 2 2 2 दे देगा। वो आपका कैलकुलेशन चेक नहीं करना चाहता है, वो आपका कंसेप्ट चेक करना चाहता है कि आपको कंसेप्ट प्रॉपर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट कन्फिग्रेशंस आपको दिए होंगे और आपको उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना रहता है। तो पोटेंशियल एनर्जी यू कैन ईजिली कैलकुलेट। इसके बाद हम आते हैं जब हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उसका इफेक्ट क्या होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी डाइपोल को रखते हो, है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड यू हैव कीप वन डाइपोल। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक डाइपोल रखा विच इज़ वन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, अब मैंने सपोज करो इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो रही, तो इस डाइपोल का क्या बिहेवियर होगा। तो जनरली इस पे 2 क्वेश्चंस वो पूछ लेता है, इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना होगा और इस डाइपोल पे नेट टॉर्क कितना होगा। ठीक है, जनरली 2 तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं यहाँ से कि इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगेगा और इस डाइपोल पे नेट टॉर्क कितना लगेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम हो जाते हैं। तो अब नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो नेट फोर्स इस डाइपोल की वजह से कितना होगा। तो हम सबको पता है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, रिपेल करेगी, है ना। और नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो इस केस में नेट फोर्स आपका हो जाएगा 0। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूं तो इस डाइपोल में आपका नेट टॉर्क कितना होगा बताओ। टॉर्क इज डिफाइंड एज योर R क्रॉस F। टॉर्क इज डिफाइंड एज योर R क्रॉस F, which you can also write like this, RF sin theta. Also you can write this expression like this, which is R sin theta को मैं लिख सकता हूँ R perpendicular into F. This is the value of your torque. ठीक है, तो टॉर्क के कई तरह के एक्सप्रेशंस हैं, ये सब एक्सप्रेशंस एक ही है ना। You can also write R cross F, you can also write RF sin theta, और R sin थीटा को हम R परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं कई बार, तो हम R परपेंडिकुलर इंटू F भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो नेट टॉर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसा कि हमें पता चल ही रहा है। नेट टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यों 0 हो गया, क्योंकि देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं ना, है ना। अगर मैं किसी भी डिस्टेंस की बात करूँ, सपोज मुझे इस पॉइंट पे टॉर्क निकालना है, तो इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं, फोर्स भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है और आपका आर वेक्टर भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया ना। आर वेक्टर इज ऑल्सो इन दिस लाइन एंड फोर्स वेक्टर इज ऑल्सो इन दिस लाइन, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, तो साइन 0 0 के बराबर, तो टॉर्क आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो मैंने वही डाइपोल अरेंजमेंट को ऐसे रखा, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, और अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई। अब मैंने आपको वापस सेम क्वेश्चन पूछा, बेटा फाइंड करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट टॉर्क एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। अब बताओ इस केस में आपका नेट फोर्स कितना होगा और नेट टॉर्क कितना होगा। ठीक है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क। हाँ, क्या अब आप बता सकते हो इस केस में आपका नेट फोर्स और नेट टॉर्क कितना होगा। यस, हाँ, इस केस में भी आपका नेट फोर्स 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगा, बिल्कुल सही जवाब है। दोनों चीजें आपकी 0 हो जाएगी, नेट फोर्स भी आपका 0 हो जाएगा, देखो QE आपका इधर लगेगा और माइनस QE आपका इधर लगेगा। इस केस में भी आपका नेट फोर्स 0 हो रहा है। और नेट टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट पे आप निकालोगे तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। आर वेक्टर सपोज करो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है, अगेन एंगल इज 180 डिग्री, और साइन थीटा जब 180 हो जाए 0, आपका टॉर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये दो केसेस में तो टॉर्क का कोई भी जनरेशन नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, सपोज करो इस डाइपोल अरेंजमेंट को किसी एंगल पे रखते हैं। सपोज दिस डाइपोल इज केप्ड एट सम एंगल, दिस इज योर प्लस क्यू, दिस इज योर माइनस क्यू, दिस इज योर डिस्टेंस 2a, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे सप्लाई किया। अब हमने क्या किया, इस डाइपोल अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल पे रख दिया और अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सप्लाई की। अब इसमें बताओ कि नेट फोर्स कितना होगा और नेट टॉर्क कितना होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट टॉर्क। ठीक है, वी हैव कीप्ड, लेट अस दिस एंगल इज सपोज थीटा, वी हैव कीप इट एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, then what is the value of net force and what is the value of net torque। ठीक है, अब इस केस में बताओ आप लोग कि नेट फोर्स कितना होगा और नेट टॉर्क कितना होगा। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। देखो फोर्स का वैल्यू 0 होगा और टॉर्क का वैल्यू होगा P साइन थीटा के बराबर, बिल्कुल सही जवाब है। फोर्स का वैल्यू अगेन 0 होगा। देखो नेट फोर्स आपका फिर से 0 होगा, कैसे, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, रिपल्जन फोर्स लगेगा, और इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स तो अगेन 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे देखो और इस पॉइंट पे देखो, दोनों का डायरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स अगेन 0 हो रहा है। लेकिन अगर अब मैं टॉर्क की बात करूं, है ना, सपोज करो ये सेंटर पॉइंट है और इस पॉइंट पे मुझे टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सपोज मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा आपका, देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपका a है, ये भी आपका a है, तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा a साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा, देखो इस प्लस QE की वजह से जो टॉर्क होगा विच इज QA इंटू a साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली ये वाला जो फोर्स है आपका, इसकी वजह से भी टॉर्क कितना होगा, देखो ये वाले फोर्स की वजह से भी आपका टॉर्क कितना हो जाएगा,
अगेन दिस इज ए, दिस इज थीटा, तो ये आपका ए साइन थीटा, और ये वाले फोर्स की वजह से आपका टॉर्क कितना हो जाएगा, अगेन क्यू ई साइन थीटा, क्यू ई साइन थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो इसका भी इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज है और इसका भी इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज, दोनों फोर्सेस का इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका नेट टॉर्क जो होगा एंटी क्लॉकवाइज ऐड हो जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यू ई इंटू ए साइन थीटा, है ना। अब 2 टाइम्स क्यू इंटू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी, विच इज डाइपोल मोमेंट, पी ई साइन थीटा, और यू कैन ऑल्सो राइट पी क्रॉस ई। अच्छा ये बात तो सबको पता है, लेकिन अब इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कई बच्चे नहीं सोच पाते, इसी क्वेश्चन में वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है और तब काफ़ी बच्चे सोचने लग जाते हैं सर ये क्या हो गया। अब सपोज करो मैं आपको बोलूँ, सेम अरेंजमेंट में ले रहा हूँ फिर से। अब मैंने आपको बोला बेटा ऐसे मैंने डाइपोल रखा था, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे था और माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरह से दे रखी थी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरह से दे रखी थी, इसका एंगल हमें पता था थीटा, ठीक है, और वही आपका सेंटर पॉइंट था। सपोज इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ बी, ठीक है। अब अभी अभी हमने क्या किया, हमने टॉर्क निकाला सेंटर पॉइंट के अबाउट। अब मैं आपको पूछूं सेंटर पॉइंट के अबाउट तो आपने टॉर्क निकाल लिया पी साइन थीटा। अब मैं आपको बोलूं बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क अबाउट पॉइंट ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, तब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है सर ये क्या पूछ लिया, सेंटर पॉइंट के अबाउट तो आपने टॉर्क निकाल लिया, वेरी गुड, पी साइन थीटा के बराबर। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दूं, बेटा फाइंड करो कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, तो क्या आप फाइंड करके बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। फिर से बताता हूँ, अच्छा पी साइन थीटा ही होगा, सेम ही होगा। कितने बच्चे बोलते हैं सर 2 पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क सेम होगा, टॉर्क में कोई भी चेंज नहीं होगा, कितने बच्चे बोलते हैं ऐसा। हाउ मेनी ऑफ यू सेज दैट the torque will remain same, the torque will not change। यश मुराडिया, केशवी राणा कह रही है डिफरेंट होगा, यश मुराडिया कह रहा है सेम होगा। बाकी बच्चों के क्या ओपिनियंस है मुझे बताओ, सबके ओपिनियंस मुझे पता लगने चाहिए। यस, व्हाट डू अदर्स थिंक, डिफरेंट होगा। बस यहीं पे हम लोग मार खा जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं एग्ज़ाम में तो हम तो सीधा सीधा पढ़ के जाते हैं, लेकिन ज़रा सा भी वो ट्विस्ट कर देता है तो फिर हम घूम जाते हैं। आज मैं आपको रिवीजन के थ्रू यही सब चीज़ें क्लियर करूँगा कि जब वो क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी ट्विस्ट करें तो हमें किस तरह से उसको टैकल करना है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर हल्का सा भी ट्विस्टिंग होता है तो किस तरह से उस क्वेश्चन को हमें टैकल करना चाहिए। जो लोग डिफरेंट बोल रहे हैं वो ये बात सुन ले। Let us try to find out the torque about this point A, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आपको पता है A, ये डिस्टेंस आपको पता है A, और हमें टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के बाद, ठीक है। फोर्सेस भी हम सबको पता है, यहाँ पे लग रहा था आपका QE फोर्स और यहाँ पे आपका लग रहा था QE फोर्स इस डायरेक्शन, फोर्सेस का वैल्यू भी हमें पता है। अब हमें टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के अबाउट। तो टॉर्क क्या होता है, पहले तो उसकी बेसिक डेफिनेशन को आप समझो। टॉर्क इज डिफाइंड एज R क्रॉस F। इसको आप फील नहीं कर पा रहे हो अभी तक। इसका मतलब होता है R परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। मतलब अगर सपोज करो मुझे A पॉइंट पे टॉर्क निकालना है तो A पॉइंट के अबाउट, है ना, A पॉइंट के अबाउट R क्रॉस F का वैल्यू मुझे निकालना है, मतलब R परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इनटू फोर्स का वैल्यू। तो अगर मुझे A पॉइंट पे टॉर्क निकालना है तो A पॉइंट पे ये वाले फोर्स की वजह से तो कोई टॉर्क नहीं होगा क्योंकि ये इसी पॉइंट के अबाउट लाई कर रहा है। इतना दिमाग तो मेरा चलता है। A पॉइंट पे ये वाले फोर्स की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं होगा बिकॉज इट इज लाइंग ऑन दैट पॉइंट। इससे मुझे कोई भी R परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। इतनी बात हम समझते हैं क्या? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट? अरे हाँ या ना तो बोल दो। हाँ,
तो ए पॉइंट पे जो आपको टॉर्क मिलेगा वो ये वाले फोर्स से मिलेगा। तो ये वाले फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। देखो फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट का फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यही वाला डिस्टेंस होगा ना। दिस डिस्टेंस विल बी योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दिस फोर्स, और यही वाला फोर्स जो है वो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्रिएट करेगा इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो फोर्स का तो वैल्यू मुझे पता है QE के बराबर। अब मेरा काम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करना। सो दिस इज a sin थीटा एंड दिस इज ऑल्सो a sin थीटा। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 2a sin थीटा। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका इस फोर्स की वजह से 2a sin थीटा। So I can write here Q into E into 2a sin theta. This will be your torque about this point A. This is your torque about A. A के about आपको टॉर्क कितना मिलेगा, which is QE into 2a sin theta. Again अगर आप इसको सॉल्व करोगे you will get the same expression which is P sin theta. क्या आपको बात समझ आ रही है? यस, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट, बहुत बढ़िया। तो हमें पता चला कि ए पॉइंट पे जब हमने टॉर्क निकाला तो ए पॉइंट पे आपका टॉर्क का जो वैल्यू था वो उतना ही मिला हमें जितना हमें ओ पॉइंट पे मिला था। अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे निकाल के देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क एट दिस बी पॉइंट। तो अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो बी पॉइंट पे ये वाला फोर्स तो कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब बी पॉइंट पे कौन सा फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये वाला फोर्स प्रोड्यूस करेगा। और ये वाला फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन ये होगा 2a sin थीटा। अगेन दिस विल बी द सेम डिस्टेंस 2a sin थीटा। और ये वाला फोर्स इनटू 2a sin थीटा जब मैं करूंगा तो अगेन इसका सेंस क्या आएगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इससे मुझे ये पता चला, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ट्विस्ट करता है वो देखो, अब वो क्या करेगा, दिस इज योर पॉइंट A, this is your point B, this is your center point O, this is your plus Q charge, this is your minus Q charge, this is your electric field। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे। एग्जाम में वो क्या करेगा, आपको इधर कोई भी पॉइंट दे देगा, C पॉइंट दे देगा, बोलेगा बेटा फाइंड करो C के पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा। लेकिन हमें पता चल गया कि टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, इस लाइन पे आप टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालोगे आपका टॉर्क का वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा। चाहे आप C पे निकालो, चाहे आप D पे निकालो, चाहे आप E पे निकालो, चाहे आप F पे निकालो, आप चाहो तो निकाल के देख लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन ये फ्रेम होता है एग्जाम में इस तरह से, जब वो ट्विस्ट करना चाहता है तो वो ऐसे ट्विस्ट करता है कि वी कैन चूज एनी पॉइंट एज द ओरिजिन on the axis of this charges and we can find the torque on any other point। मैं इस लाइन के अबाउट किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान सकता हूँ और उसके अबाउट मैं टॉर्क निकाल सकता हूँ। मेरा मन करेगा तो मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान लूँगा, इसके अबाउट टॉर्क निकालूंगा। मेरा मन करेगा तो मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान लूँगा, इसके अबाउट टॉर्क निकालूंगा। मेरा मन करेगा तो मैं इसको ओरिजिन मान लूँगा, इसके अबाउट टॉर्क निकालूंगा। और सबके अबाउट आपका टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो बिल्कुल सेम होगा, दैट इज PE sin थीटा। द टॉर्क वैल्यू इज सेम इफ यू कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट ऑन दिस एक्सिस ऑफ द चार्जेस। इस एक्सिस पे आप किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क निकालो, आपको वैल्यू बिल्कुल सेम। दिस इज द की पॉइंट। ये बच्चे मिस कर जाते हैं, ये उन्हीं को पता चलता है जो बहुत बार रिवीजन करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी। ये सब की पॉइंट्स आपके तब दिमाग में जाएंगे जब आप खूब रिवीजन अच्छे से करोगे। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं, ये बुक्स में भी नहीं मिलते आपको, ये आपको रिवीजन करने से पता चलता है। ठीक है, चलो अब ये पॉइंट अगर आपका क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। अब सपोज करो डाइपोल वाला कंसेप्ट तो हो गया, इसके बाद आ जाओ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं अपन। उससे पहले एक एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी पे, ये मैं करवा देता हूँ। सी एग्जांपल नंबर 2.6, सब लोग आ जाओ। एग्जांपल नंबर 2.6, एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 2.6।
एग्जाम्पल नंबर 2.6, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज़ अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट दिया है 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर। अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई किया जिसका मैग्नीट्यूड है 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और फील्ड का डायरेक्शन सडनली हमने चेंज कर लिया 60 डिग्री से, ठीक है। मतलब थीटा का वैल्यू भी आपको दे दिया, थीटा का वैल्यू कितना दे दिया 60 डिग्री। ये आपका डाइपोल मोमेंट है, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर पी, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ योर थीटा। आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं और दूसरी बुक के एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें डाइपोल का मोमेंट भी दिया हुआ है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, हमें थीटा का वैल्यू भी गिवन। एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय अ सब्सटेंस in aligning its dipole along the new direction of field. For simplicity, assume 100% polarization of the sample, है ना। 100% आपका पोलराइजेशन बोल दिया। तो अब हमें हीट एनर्जी इसमें फाइंड करना है। तो हीट एनर्जी फाइंड करने के लिए हम सबको पता है हीट एनर्जी आपका क्या होता है, जितना आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा वही आपका हीट में कन्वर्ट होगा। तो पहला पार्ट इसका ये है, वो क्वेश्चन बुक में नहीं दिया है, वो मैं आपको दे देता हूँ। फर्स्ट यू फाइंड द टॉर्क ड्यू टू दिस, टॉर्क कितना पैदा होगा, पहले तो आपको ये फाइंड करना है। दूसरा पार्ट है आपको इसमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और तीसरा पार्ट है आपको फाइंड करना है हीट एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन का स्टेटमेंट कैसा है, अज्यूम 100% पोलराइजेशन, है ना, अज्यूम 100% पोलराइजेशन। हम सबको पता है जब हम पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का निकालते थे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आपका जो वर्क डन होता है वही आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, विच इज टाउ डॉट डी थीटा, है ना। इसको हम इंटीग्रेट करते थे फ्रॉम θ1 टू θ2, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, यही आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप टॉर्क निकाल लो। टॉर्क का वैल्यू तो आप सिंपली निकाल सकते हो, आपको डाइपोल मोमेंट का वैल्यू पता है, आप डायरेक्टली पी साइन थीटा इक्वेशन लगा के यहाँ से आप टॉर्क का वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो। ई का वैल्यू हमें गिवन है, ई का वैल्यू हमें गिवन है, थीटा का वैल्यू भी हमें गिवन है। यू कैन ईजिली कैलकुलेट द टॉर्क। नाउ व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको एक छोटा सा इंटीग्रेशन है, वो अगर आप कर लो तो अच्छी बात है, और नहीं करो तो आपको डायरेक्ट रिलेशन भी याद होना चाहिए, क्योंकि टॉर्क का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, विच इज पी साइन थीटा, और हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम θ1 टू θ2। विल इंटीग्रेट दिस टर्म फ्रॉम θ1 टू θ2, यही आपका पोटेंशियल एनर्जी हो। तो बस यहाँ पे देखो P आपका कांस्टेंट है, E आपका कांस्टेंट है, यू विल सिंपली इंटीग्रेट साइन थीटा डी थीटा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ बेटा, सबको आना चाहिए अब तो, जल्दी से बोलो ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। हाँ, माइनस कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा। सो माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, दिस विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी। माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आ गया, ठीक है। अब हमें थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, और इनिशियल थीटा हमें नहीं दिया, तो इनिशियली थीटा हम क्या मान के चलेंगे, 0 डिग्री मान के चलेंगे। θ1 को आप अज्यूम करोगे क्या, 0 डिग्री, और θ2 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप एनर्जी निकाल लोगे, एनर्जी का वैल्यू कितना आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, है ना। इनिशियली आपको थीटा नहीं दिया हुआ है, 100% पोलराइजेशन बोला है, मतलब जब आपका डाइपोल ऐसे था, पॉजिटिव और नेगेटिव, और आपको उसको 60 डिग्री आपने उसको घुमा दिया, है ना, 60 डिग्री आपने उसको घुमा दिया, 60 डिग्री आपने उसको घुमा दिया। इनिशियली आपका थीटा था 0 डिग्री, आपने घुमा दिया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री घुमाने के लिए जो भी वर्क डन आप करोगे वही आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा,
ठीक है, जितना वर्क डन होगा वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इनिशियली आपका डाइपोल वेक्टर कैसा था, देखो डाइपोल इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इनिशियली आपका डाइपोल वेक्टर ऐसा था, फिर आपने इसको 60 डिग्री घुमा दिया, इसको आपने पोलराइज कर दिया, तो 60 डिग्री पे आपका डाइपोल ऐसे टिल्ट हो गया। इनिशियली ऐसे अलाइन था, फाइनली ऐसे टिल्ट हो गया। तो थीटा का चेंज कितना हुआ, 60 डिग्री। तो इनिशियली थीटा 0 था, फाइनली थीटा 60 हो गया। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। तो है तो बेसिक से क्वेश्चंस, लेकिन कई बार स्टेटमेंट पढ़ के हम थोड़ा सोचने लग पड़ते हैं, इसलिए मैंने कहा एक बार आपको करा देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, डाइपोल पे भी आ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे भी आ सकते हैं, और आपके कंडक्टर्स पे भी आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, है ना। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। यहाँ तक सब क्लियर हो बेटा? यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक सबको सारी कहानी समझ आ गई? यस, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अगर यहाँ तक आप सब क्लियर हो तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। अब इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए कंडक्टर से रिलेटेड। जैसे कि पहला पॉइंट है, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। इनसाइड द कंडक्टर, इसका क्या मतलब है? बच्चे पॉइंट पढ़ लेते, थोड़ा अंदर नहीं जाते। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, ये हम सबको पता रहता है ये पॉइंट, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो चीज़ें हम मिस कर जाते। तो हम सबको पता है कि कंडक्टर जो होता है आपके कंडक्टर के अंदर, क्योंकि कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना। कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल, और अंदर कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होता है। जितने भी चार्ज होते हैं आपके वो सब स्टैटिक होते हैं, चार्ज का कोई भी फ्लो नहीं होता। तो जब भी आपका स्टैटिक चार्ज है और चार्ज का कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्टर की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एंड द फ्री चार्ज कैरियर्स वुड एक्सपीरियंस फोर्स एंड अ ड्रिफ्ट इन स्टैटिक सिचुएशन। जब भी आपका स्टैटिक सिचुएशन है, मतलब आपका चार्ज मूव नहीं कर रहा है ना, नेट चार्ज आपका 0 है इस कंडक्टर के अंदर। नेट चार्ज आपका क्या है इस कंडक्टर के अंदर, 0 है। कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इनसाइड द कंडक्टर योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये तो हमें पता चला, क्योंकि आपका नेट चार्ज 0 है, बिकॉज कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर नेट चार्ज 0 है तो नेट करंट भी इनसाइड क्या होगा, 0। ये वाला पॉइंट बच्चे मिस कर जाते हैं कि अगर नेट चार्ज 0 है तो करंट भी अंदर कितना होगा, 0 होगा। नेट चार्ज 0 है तो नेट करंट भी अंदर की तरफ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, विच इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो होता है कंडक्टर से रिलेटेड वो ये है, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है और सेकेंड पॉइंट इज दैट कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर के सरफेस पे, वो हमेशा उसके नॉर्मल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे सपोज करो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सरफेस पे सारा का सारा चार्ज होता है कंडक्टर के, ये तो हम सबको पता है। कंडक्टर के सरफेस पे सारा का सारा चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा पॉइंट के नॉर्मल ही होती है। जैसे बी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो और उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका कारण क्या है ना,
अब बच्चे को ये तो पता होता है कि हमेशा नॉर्मल होती है, ये तो सही बात है, लेकिन नॉर्मल क्यों होती है? क्यों आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, सरफेस पे, कंडक्टर के किसी एंगल पे क्यों नहीं होती है, हमेशा नॉर्मल क्यों होती है? तो सपोज करो मैं मान लेता हूँ अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट सी पे किसी एंगल पे है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वन इज योर ई कॉस थीटा एंड वन इज योर ई साइन थीटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। अब होगा क्या कि जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ये चार्ज को मूव करने की कोशिश करेगा, ये चार्ज को मूव करने की कोशिश करेगा, है ना, ये चार्ज को ऐसे आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। और जब चार्ज आगे की तरफ मूव होने लगेगा, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे है, हर पॉइंट पे अगर आपकी सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे है, तो हर पॉइंट पे उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वन इज टेंजेंशियल कंपोनेंट, अनदर इज नॉर्मल कंपोनेंट। द टेंजेंशियल कंपोनेंट विल ट्राई टू मूव द चार्ज along the surface of the conductor। हर पॉइंट पे जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो चार्ज को मूव कराना चाहेगा, तो इस तरह से इसमें करंट पैदा हो जाएगी। और जब करंट पैदा हो जाएगी तो डेट इज नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम, कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो स्टैटिक्स का मतलब यही होता है कि जब आपका चार्ज रेस्ट पे हो, और चार्ज अगर रेस्ट पे तभी रहेगा जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होगी कंडक्टर के सरफेस। अगर किसी एंगल पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चली गई बाय चांस, तो वो क्या करेगी, उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो चार्ज को मूव कराने की कोशिश करेगा। और एक बार चार्ज का मूव होना स्टार्ट हो गया तो उसकी सरफेस पे करंट पैदा हो जाएगी। और करंट पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम स्टैटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो चार्ज का रेस्ट पे होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। बच्चों को पॉइंट याद रहता है लेकिन उसके पीछे का मीनिंग भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जब क्यों होता है पता चल जाएगा तो अपने आप सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? नहीं समझ आया? फिर से बताता हूँ, देखो इधर, फिर से बताता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। सपोज आपके पास एक ऐसा कंडक्टर है, मैंने ऐसा बोला कि इस कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सपोज करो किसी एंगल पे है, ऐसे, है ना। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किसी एंगल पे है और इसकी टेंजेंट के साथ उसका एंगल है थीटा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वन इज अलोंग द पैरेलल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट, एंड अनदर इज योर परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ये चार्ज को क्या करेगा, सरफेस पे स्लाइड करवाएगा। सपोज करो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी किसी एंगल पे है, ये आपका टेंजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वन इज योर ई कॉस थीटा एंड अनदर इज योर ई साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो आपकी ऐसे है, तो अगेन इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, वन इज योर ई कॉस थीटा एंड अनदर इज योर ई साइन थीटा। अब जो ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, आप बड़े ध्यान से नोटिस करो, एट ईच एंड एवरी पॉइंट, एट दिस पॉइंट, at this point and at this point, at all the 3 points, जो e cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो सरफेस पे जो चार्ज प्रेजेंट है उस पर एक फोर्स लगाएगा। सरफेस पे जो चार्ज प्रेजेंट है उस पर ये कंपोनेंट फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स किसके बराबर होगा, विच इज q इंटू ई कॉस थीटा के बराबर। इस पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा, q ई कॉस थीटा के बराबर। अगर यहाँ पे प्लस q चार्ज, सिमिलरली यहाँ पे प्लस q चार्ज है तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, प्लस q ई कॉस थीटा के बराबर। अब ये फोर्स की वजह से आपके जो चार्जेस हैं वो सरफेस पे मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये चार्ज आपका सरफेस पे मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब चार्जेस आपके सरफेस पे मूव होने स्टार्ट हो जाएंगे तो इनके मोशन की वजह से सरफेस पे एक करंट पैदा हो जाएगी, सरफेस पे इस तरह की एक करंट जनरेट हो जाएगी।
समझ रहे हो बात को? सरफेस पे क्या पैदा हो जाएगी? करंट पैदा हो जाएगी। अब करंट तो पैदा नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि करंट एक बार जनरेट हो गई तो वहाँ पे आपका स्टैटिक्स का पार्ट तो ख़त्म हो गया। वहाँ पे तो आपका एक बार आपका चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, मीन्स योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ओवर, योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ओवर। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही तो पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे चार्ज का रेस्ट पे रहना बहुत ज़रूरी है। और चार्ज को रेस्ट पे रखने के लिए ही ये पॉइंट वैलिडेट हम कर सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर आपको अगर गिवन हो तो उस पे ईच एंड एवरी पॉइंट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। उसका कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। अगर उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया तो इसका मतलब वो चार्ज मूव करने लगेगा, और अगर वो चार्ज मूव करने लग गया तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मोशन आ गया है, वहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। लेकिन हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज दैट, तीसरा पॉइंट जो आपका दिया है, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। सपोज करो ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा इन स्टैटिक सिचुएशन। द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, है ना? तो हम सबको पता है कि इनसाइड द कंडक्टर योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हम सबको पता है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। दिस इज योर कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो सपोज करो हमने क्या किया, यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना दिया। सपोज करो यहाँ पे हमने ऐसा एक गॉसियन सरफेस बना दिया। लेट्स से दिस इज योर गॉसियन सरफेस, और मैंने आपको बोला बेटा इस सरफेस पे गॉस लॉ लगाओ और फाइंड करके बताओ कि चार्ज कितना होगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया लगा देते, इसमें क्या दिक्कत है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस यही तो करना था, विच इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने लगा दिया गॉस का थ्योरम। अब गॉस का थ्योरम ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे जीरो है, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो ये वाला पार्ट तो आपका जीरो हो गया। तो इसको जीरो सेटिस्फाई करने के लिए आपका एनक्लोज चार्ज भी कितना होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए, तभी ये पॉइंट सेटिस्फाई होगा। एनक्लोज चार्ज जीरो होना चाहिए, और बिल्कुल एनक्लोज चार्ज बिल्कुल जीरो ही होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल ही होता है ना कंडक्टर आपका, मतलब इनसाइड अगर मैं बात करूं तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव होंगे, जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे। तो नेट एनक्लोज चार्ज आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप इसको गॉस थ्योरम से भी वैलिडेट करा सकते हो कि अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब कंडक्टर के अंदर जो एनक्लोज चार्ज होगा वो भी जीरो के बराबर होगा। इसलिए इसने बोला हुआ है द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन इट्स स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन में इंटीरियर में कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा, मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। देयर विल बी नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। There will be no excess charge in the static situation inside the conductor. Point सबको क्लियर हुआ ये वाला? All of you clear with this point? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलो, कोई भी डाउट आए, किसी भी पॉइंट में नहीं समझ आए, उसी टाइम मेरे को स्टॉप करो, क्योंकि ये रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए ही हो रहा है, तो आपको समझ आना ज़रूरी है, ठीक है? अगर कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर होता है, यू कैन स्टॉप देयर मी एट एनी पॉइंट, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है? इसके बाद एक पॉइंट ये भी कई बार इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि सपोज करो ये आपका कंडक्टर है और इस कंडक्टर की डिफरेंट रेडियस है ना, ऐसा कंडक्टर है, यहाँ से बड़ा है, यहाँ से छोटा है, फिर यहाँ से बड़ा है, यहाँ से छोटा है, ऐसा कुछ कंडक्टर है ना। सपोज करो इसका ये वाले रीजन का सर्कुलर रेडियस है R2
और ये वाले रीजन का आपका रेडियस है, ये वाले पार्ट का R1। अब हम सबको पता है कि R1 का जो रेडियस है R2 से ऑब्वियसली बड़ा है। R1 का जो रेडियस है R2 से बड़ा है। और अगर इस कंडक्टर में मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है तो चार्ज को मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, जिसका रेडियस कम होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी आपकी ज़्यादा होगी, और जिसका रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी आपकी कम होगी। ठीक है, जिसका रेडियस कम होगा उस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जैसे आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर एट अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, then what is the value of surface charge density at a radius of 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें सिंपल सा ये फंडा लगाना है, दैट इज सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 which is equal to R2 by R1। You can simply substitute the values. Sigma 1 is given to you, which is 5 upon sigma 2, which is equal to 2.5 upon 5। तो यहाँ से आपको आंसर पता चल जाएगा। तो सिग्मा 2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जब आपका रेडियस कम है, जिसका रेडियस छोटा है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जिसका रेडियस बड़ा है उसका चार्ज डेंसिटी कम होता है ना। जिसका रेडियस छोटा है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसका रेडियस बड़ा है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी आपकी कम होती है। ठीक है, क्लियर सबको ये पॉइंट? यस। Next point is given that electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor and has the same value on its surface। इसका मतलब ये है, सपोज करो आपके पास एक कंडक्टर गिवन है, ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर आपका जो पोटेंशियल है, पूरे वॉल्यूम में जो आपका पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द वॉल्यूम, और उस सरफेस पे भी उसका वैल्यू सेम रहेगा। जितना वैल्यू अंदर है उतना ही वैल्यू आपका सरफेस पे भी रहेगा, है ना। चाहे आपका कंडक्टर का साइज कैसा भी हो, कंडक्टर का शेप कैसा भी हो, आपका जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट रहेगा और सरफेस पे भी आपका पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, हम सबको पता है ना। इनसाइड द कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, है ना। तो अगर मैं किसी चार्ज को अंदर मूव करा रहा हूँ, अंदर से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कराने में, अगर मैं सपोज करो किसी चार्ज को मूव करा रहा हूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्क डन आपका डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही आपका जीरो हो गया, तो कोई भी वर्क डन आपका नहीं होगा। और वर्क डन इज डिफाइंड एज योर पोटेंशियल इनटू चार्ज, है ना। इनसाइड द कंडक्टर इफ यू मूव एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द नेट वर्क डन विल बी जीरो। इफ नेट वर्क डन इज जीरो, देन आई कैन से द पोटेंशियल इज जीरो। पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा? जीरो। एंड जीरो इज नथिंग बट योर कांस्टेंट। जीरो भी तो एक कांस्टेंट ही है बेटा। तो अगर आपका वर्क डन इज जीरो है तो आपका पोटेंशियल भी जीरो अंदर। पोटेंशियल जीरो मतलब आपका पोटेंशियल क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस पे अगर कोई चार्ज है मेरे पास और मेरे को इसको मूव कराना है, तो सरफेस पे मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना, विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो इसका कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट तो होता नहीं है,
अगर मैं इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट करूँ तो क्या आएगा, ई कॉस 90 आएगा। तो ई कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगेन आपका वर्क डन किसी भी चार्ज को मूव कराने पे सरफेस पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप अंदर चार्ज को मूव करा रहे हो, चाहे आप सरफेस पे चार्ज को मूव करा रहे हो, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है पूरे वॉल्यूम में कांस्टेंट रहेगा, अंदर भी कांस्टेंट रहेगा, बाहर भी कांस्टेंट रहेगा, सरफेस पे भी। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आ जाओ अगले पॉइंट पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, है ना। चार्ज कंडक्टर का कैसा कंसेप्ट है, देखो इधर, ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? यस, all these 4 points are clear to you? चलो आ जाओ, अब आ जाओ पॉइंट नंबर 5 है। कम ऑन टू पॉइंट नंबर 5, 5th पॉइंट। ठीक है, अब सपोज करो हमारे पास एक कंडक्टर है और वो चार्ज कंडक्टर है। ऐसा कंडक्टर है और इसको हमने कुछ चार्ज दिया हुआ है, सपोज करो पॉजिटिव चार्ज दे दिया। दिस इज योर चार्ज कंडक्टर। ठीक है, अब मुझे इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, मुझे इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने आपको बताया था इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया था, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, छोटा सा गॉसियन एलिमेंट ले लेंगे। याद करो ये बात हम डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे ऐसे आर्बिट्रेरली फैली हुई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे ऐसे आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया और उस छोटे से एलिमेंट को, इसको मैंने नाम दे दिया दिस इज योर गॉसियन एलिमेंट। इसकी वजह से हमें फ्लक्स निकालना है, कितना फ्लक्स होगा, है ना। तो हमें पता है इनसाइड द कंडक्टर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो सरफेस के नाम दे देते, लेट्स से दिस इज सरफेस 1, दिस इज योर सरफेस 2 एंड दिस कर्व सरफेस इज योर सरफेस 3। सो अगेन यू हैव टू अप्लाई गॉस थ्योरम ऑन दिस गॉसियन सरफेस। तो इस छोटे से एलिमेंट का जो चार्ज होगा, है ना, आई कैन राइट लाइक दिस, E इंटू डेल्टा एस। अब डेल्टा एस क्या है, आपका एक छोटा सा सरफेस एरिया। ठीक है, ये छोटा सा जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, गॉसियन सरफेस हमने डेल्टा एस एरिया का लिया। ठीक है, E इंटू डेल्टा एस विच इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस छोटे से सरफेस के अंदर छोटा सा चार्ज होगा और छोटे से चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस स्मॉल चार्ज एज, इस चार्ज को मैं dq बोलता हूँ, विच इज सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस सरफेस के अंदर छोटा सा चार्ज क्या है, सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्लक्स मैंने निकाल दिया ई डेल्टा एस। देखो फ्लक्स खाली ये वाले सरफेस से होगा, सेकेंड वाले सरफेस। फर्स्ट वाले सरफेस का फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। थर्ड वाले सरफेस का फ्लक्स 0 इसलिए होगा क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो ले दे के फ्लक्स बचेगा आपके सेकेंड सरफेस का और उसका फ्लक्स कितना होगा, ई डेल्टा एस के बराबर। और वो फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा एस से डेल्टा एस आपका कैंसिल हो जाएगा और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी विच विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टर विल ऑलवेज बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद मैंने आपको एक प्रेशर भी टर्म डिराइव करके बताया था, प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर का वैल्यू में आता था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद हो तो हमने प्रेशर का इक्वेशन भी डिराइव किया था कि इस कंडक्टर पे कितना प्रेशर लगेगा। ठीक है, हालांकि वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी, बट इफ यू कैन रिमेंबर द इक्वेशन इट विल बी गुड फॉर यू। उस कंडक्टर पे प्रेशर कितना लगता था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया सबको। यस बेटा, पॉइंट नंबर 5 क्लियर टू एवरीवन। चलो अब आ जाओ पॉइंट नंबर 6 पे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? दिस इज द लास्ट पॉइंट, इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर कर देंगे, बाकी का पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? देखो सर, सपोज करो हमारे पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में मैंने कोई कैविटी कर दी, यहाँ पे मैंने एक कैविटी जनरेट कर दी, ठीक है, दिस इज योर कंडक्टर, और उस कंडक्टर के अंदर मैंने कोई कैविटी जनरेट कर दी, ठीक है। अब हम सबको पता है कि आपकी जो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, इनसाइड द कैविटी योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। कैविटी के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, इसके अंदर मैं बात करूँ तो इसके अंदर कोई चार्ज भी नहीं होता, आपका सिग्मा भी जीरो है, इसके अंदर पोटेंशियल भी आपका कांस्टेंट रहता है विच इज V इक्वल टू V नॉट, ठीक है। तो एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखो कि जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में जीरो हो जाती है, मतलब ये जो कैविटी वाला आपका पार्ट है ये एक तरह से शील्ड की तरह एक्ट करता है, दिस विल एक्ट लाइक अ शील्ड। शील्ड का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट करता है ना। कैविटी वाला जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। जब किसी चीज़ को हम रेजिस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक शील्ड बन जाती है, इस शील्ड को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इसी को बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कई बार 1 मार्क में इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनसाइड द कैविटी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, it will always resist the electric field and this will form a shield inside the cavity and this shielding is known as your electrostatic shielding। इसी को हम बोलते हैं electrostatic shielding, ठीक है। यहाँ तक सब लोग क्लियर हो गए बेटा? तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में और फिर कैपेसिटेंस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद डाइलेक्ट्रिक्स एंड वी विल स्टार्ट द कैपेसिटेंस। Okay beta, bye bye to all of you, we'll meet again in the next class।